Hello students, welcome to your biology class for the day. So in our previous lecture, we were studying about the chapter 1 of ecology. Ecology जो unit है उसका first chapter हम लोग पढ़ रहे हैं. उसका नाम है organism and population. ठीक है, organism and population जो है वो chapter का नाम है. तो बच्चा कल पिछली क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये सब बताया था. कौन से बायोम्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया पे, ये सब भी बताया था. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, उसके अलावा वी स्टडीड अबाउट दी सेवरल एबायोटिक फैक्टर्स की टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, स्टीनोथर्मल क्या है, यूरीथर्मल क्या है, वाटर कंडीशंस, लाइट की कंडीशन, सॉइल कौन से टाइप्स की है ना, ये सब हमने पढ़ा था. अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं और अगला पार्ट जो है वो क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स तो थे, बट जो ह्यूमन बीइंग था, ह्यूमन बीइंग या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, कोई प्लांट था, कोई एनिमल था, कोई बैक्टीरिया था, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन को किस तरह से सरवाइव किया, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन. लेट्स से बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तो वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको क्या रिस्पॉन्स दिया. तो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सेस की, तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस हैं हमारे पास. देखो आप लोग, फर्स्ट वन इज माइग्रेशन. माइग्रेशन करनी है उसने. माइग्रेशन यानी कि उस पर जगह से चले ही जाना है, वहां से चले जाओ जहां पे कंडीशन अच्छी नहीं लग रही. रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी कि बाहर जो भी हिसाब किताब है आप उस पर ध्यान मत दो, आप अपना काम करते जाओ, आप अपनी कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रखो. ठीक है. कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स यानी कि बाहर जो है आप उस हिसाब से ही खुद को चेंज करते जाओ. और सस्पेंशन यानी कि आप अपनी ग्रोथ जो है उस टाइम के लिए रोक लो. अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो ग्रोथ को रोक लो. और अच्छे से हम देखते हैं इस चीज को. रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने का मतलब है आपके अंदर जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, लेट्स से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड की या वाटर की या यूरिन की, आप उसको मेंटेन करके रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स जो है अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा कितना रखते हैं, चाहे बाहर बहुत गर्मी, जून जुलाई वाली गर्मी 50 डिग्री हो रहा हो, 40 डिग्री हो रहा हो, तो भी आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है. और चाहे बाहर बहुत ठंड है, आप स्नोफॉल देखने गए हो, आप पहाड़ों में गए हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, अब सियाचिन ग्लेशियर्स में हमारे सोल्जर्स गए हैं, उस टाइम पे भी उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा. तो गर्मियों में भी 37, ठंड में भी 37. क्यों? क्योंकि वो रेगुलेटर्स हैं, उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना आता है. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स जो है दे मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बाय फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स, अलग अलग तरीकों से अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं. कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखते हैं उनका नाम थर्मोरेगुलेटर्स, और जो कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनका नाम ऑस्मोरेगुलेटर्स. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर नमक और पानी की जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि मोस्टली ये फिशेस के लिए होता है, वो मेंटेन रहता है. हमारा जो यूरिन प्रोडक्शन है वो भी ऑस्मोरेगुलरिटी पे बहुत ज्यादा बेस्ड है. तो याद रखना, जो लोग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं उनको हम रेगुलेटर्स कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज रेगुलेटर्स. देन कन्फर्मेशन यानी कि कॉन्फर्मर्स, ये बेचारे कह रहे हैं कि भाई हम तो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं कर सकते बाहर के टेम्परेचर के साथ. अच्छा देखो, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो मेंटेन नहीं कर सकते. जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, किससे? विद एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उसी के हिसाब से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. बाहर ठंड तो बॉडी के अंदर भी ठंडा टेम्परेचर, बाहर गर्मी तो बॉडी के अंदर भी गर्म टेम्परेचर. ठीक है. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड की, बॉडी की, वो भी क्या होती रहती है, वो भी चेंज होती रहती है. नहीं मेंटेन कर पाते हैं बॉडी की टेम्परेचर को, बॉडी की कंडीशंस को. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको सीखना चाहिए था. वो सीखे तो कैसे? क्योंकि जो रेगुलेशन है
यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना एक बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें हीट लॉस या हीट गेन करना पड़ता है और जो कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। याद रखना आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ज्यादा अच्छा तो भाई रेगुलेटर होना। अगर आप रेगुलेटर होंगे, अगर आप रेगुलेटर होंगे तो आप क्या करोगे, आप अपनी बॉडी की जो कंडीशंस है, आप अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उनको बाहर की कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर लोगे। तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? वो नहीं बन सकते क्योंकि रेगुलेट करना एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसमें बहुत ही ज्यादा क्या लगती है? एनर्जी लगती है। ठीक है, तो सभी रेगुलेटर्स नहीं बन सकते, कन्फर्मर्स वो जो इंटरनल टेम्परेचर को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, देखो आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखो ये रहा, इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या है? इस साइड पे भी हैव इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हुआ क्या, लेट्स से बाहर टेम्परेचर जो है वो ये 10 है, ये 20 है, वी हैव 30, वी हैव 40, 50, 60। Likewise, we have 10, 20, 30, 40, 50 and likewise। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने देखा कि बाहर जो टेम्परेचर है ना, एक्सटर्नल टेम्परेचर इज 10, उसने अपना टेम्परेचर भी 10 रख लिया, यानी कि 10 10 हो गया। फिर उसने देखा कि एक्सटर्नल टेम्परेचर तो 20 है, उसने इंटरनल टेम्परेचर भी कितना रख लिया? इंटरनल टेम्परेचर भी 20 रख लिया। देन एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो तो 30 है, तो बाहर का भी उसने क्या रख लिया? 30, मतलब अपने अंदर का भी। बाहर जो है गर्मी और बढ़ी, 40 डिग्री हो गया, उसने अपने अंदर का भी टेम्परेचर कितना कर लिया भाई? 40 कर लिया। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज हो जा रहा है। बाहर 40 तो इसका भी 40, बाहर 30 तो इसका भी 30। तो दीज विच कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, इनको हम क्या बोलेंगे? These organisms which cannot maintain the constant body temperature but their body temperature changes with the external environment are known as conformers। इनको conformers कहेंगे। बाहर ज्यादा, इनका ज्यादा, बाहर कम, इनका भी कम। ठीक है, ह्यूमंस की या मैमल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, ह्यूमंस की या मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं भाई हमारा तो 37 डिग्री सेल्सियस अंदर वाला एनवायरमेंट इज फिक्स। अब बाहर ये होगा 10 तो भी हम 37, बाहर 20 होगा तो भी हम 37, बाहर 30 होगा तो भी हम 37, 40 होगा तो भी 37, 50 पे भी 37। बाहर जो मर्जी होता रहे, अंदर का टेम्परेचर क्या रह रहा है? फिक्स रह रहा है। ब्लू में स्ट्रेट लाइन आ रही है, रेड में इस तरह से लाइन आ रही थी, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी चेंज हो रहा था रेड के केस में, यानी कि कॉन्फर्मर्स के केस में। बट ब्लू वाले में देखो फिक्स टेम्परेचर है इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला चेंज होता जा रहा है बट इंटरनल वाला जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर है। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर वेट, these are known as regulators। एक और केस है यहाँ पे, एक और केस एनसीईआरटी ड्रॉ करती है। एक ऑर्गेनिज्म था, उसने क्या किया? पहले तो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की, बट एक टाइम आने पे ये देखो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनल। एक टाइम आया, ठंड इतनी बढ़ गई कि उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, उनका इंटरनल टेम्परेचर भी गिर गया। तो ये कुछ टाइम तक तो रेगुलेटर्स थे, बट कुछ टाइम के बाद कन्फर्मर्स बन गए। दीज आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स। बताओ समझ में आया? ये जो ग्रीन वाले हैं, कुछ टाइम तो देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो कह रहे हैं हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं, बट एक टाइम आया ठंड इतनी बढ़ गई कि वो बेचारों का इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज कर गया।
Now what is most important is to learn the examples and definition to these. तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. Regulators are those which maintain a constant internal body temperature. कौन हो गए वो हो गए रेगुलेटर्स. एग्जाम्पल क्या है रेगुलेटर्स के, मैंने उस दिन आपको करवाए थे एग्जाम्पल यूरिथर्मल के. वही रेगुलेटर के एग्जाम्पल है. क्या कौन है जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं? मैमल्स और बर्ड्स जो हैं अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं. फिर हमारे पास आए कॉन्फर्मर्स. कॉन्फर्मर्स जो है बच्चों उनमें है ऑल प्लांट्स. कोई भी प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकता. 99% एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना टेम्परेचर अंदर वाला बेचारे मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए टेम्परेचर चेंज आने पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स मर जाते. समझ में आ गया? अब ये जो ऑल प्लांट्स हैं या 99% एनिमल्स हैं जो बेचारे कॉन्फर्मर्स हैं, अच्छा इसका भी देख लो. पार्शियल रेगुलेटर्स का भी देख लो. पार्शियल रेगुलेटर्स का एग्जांपल है स्मॉल बर्ड्स लाइक shrew. Small, very small animals like shrew. नहीं छोटे हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं मेंटेन कर पाए. हीट खत्म हो गई उनकी बॉडी में और वो बेचारे कन्फर्म कर. ठीक है. तो अब लेट्स से 99% एनिमल्स में से कोई एनिमल है, कॉन्फर्मर है कोई, वो बेचारा अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा, या फिर बाहर कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि वो अपनी इंटरनल उसकी बॉडी अब जो है वो गिव अप कर चुकी है. वो बोल रही है इससे ज्यादा रेगुलेट मैं नहीं कर पाऊंगी, इससे ज्यादा बाहर की कंडीशन इतनी खराब हो गई है बाहर की कंडीशन कि मुझे अपने अंदर की कंडीशन खराब करनी ही पड़ेंगी. बट अगर अंदर की कंडीशंस खराब हो गई तो वो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा. वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, अब उससे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है. जब बच्चों इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन नहीं हो पाता तो वो ऑर्गेनिज्म की भलाई किसमें है कि वो उस पर्टिकुलर जगह से चला जाए जहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है. वहां पे रहने का फायदा क्या है? तो वो ऑर्गेनिज्म जो है अब उस पर्टिकुलर जगह से चला जाए. कहाँ जाए? उस जगह पे जहां पे कंडीशन अच्छी है. फिर जब कंडीशन वहां पे अच्छी रहेगी उसके घर पे तो वापस आ जाएगा. तो दिस इज माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? मतलब ये चैप्टर्स जो है ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं. देखा आपने, इनमें तो आपको बस कहानी जैसे सुननी है और याद रखना. वेटेज नीट का बहुत ज्यादा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीट में नहीं आएंगे भाई, नीट में तो इनका वेटेज काफी ज्यादा है. ठीक है. चलो आ जाओ. देखो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन जो है वो तब होगी जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगी, कंडीशन अच्छी नहीं है बाहर की. बाहर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जाएंगे. कहाँ? टेम्परेरीली टू अनदर हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं हम तो भाई किसी और हैबिटेट में जा रहे हैं, यहाँ पे सरवाइव कर पाना तो हमारे बस की बात है ही नहीं. इतनी गंदी कंडीशन हो गई है बाहर, है ना. चले गए वहां से वो. एग्जाम्पल आर सर्टन बर्ड्स. कौन से बर्ड्स हैं ये? बर्ड्स जो हैं दीज आर साइबेरियन क्रेन्स. साइबेरिया से कुछ क्रेन्स आती हैं. और ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये कहाँ आती हैं? साइबेरियन क्रेन्स साइबेरिया से आएंगी. और देयर इज अ प्लेस नेम्ड भरतपुर. भरतपुर एक जगह है, कहाँ? राजस्थान में. राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, वहां पे एक बर्ड सेंचुरी है, नाम है कियोला देव. कियोला देव नेशनल पार्क. किलादेव नेशनल पार्क या कियोला देव बर्ड सेंचुरी है. कहाँ? भरतपुर. भरतपुर कहाँ है? भरतपुर जो है वो राजस्थान में है. वहां पे सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, बट साइबेरिया के अंदर बहुत ठंड होती है. हर साल साइबेरियन क्रेन्स क्या करती हैं? सर्दियों में साइबेरिया से उड़कर आ जाएंगी. कहाँ आ जाएंगी? भरतपुर में आ जाएंगी, जो कि राजस्थान में किलादे नेशनल पार्क में. ठीक है. विंटर्स में ये आ जाती हैं और जब समर्स होती हैं, समर्स में ये दोबारा वापस चली जाती हैं अपनी एक जगह पे जब वहां पे कंडीशन अच्छी हो गई हो तो. दिस इज माइग्रेशन. देन माइग्रेशन के बाद आ गया हमारे पास सस्पेंशन.
क्या होता है सस्पेंशन? सस्पेंशन यानी कि ऑर्गेनिज्म सोच रहा है कि मेरे से तो नहीं अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो रहा। पोलर बियर का एग्जांपल लेंगे। पोलर बियर रहता है वहां पोल्स पे जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, आपको पता है ना, बड़ी ज्यादा बर्फ होती है वहां पे, बर्फ ही बर्फ है इनफैक्ट। तो क्या हुआ, गर्मियों में तो उसने जी लिया, गर्मियों में भी बर्फ थी, बट फिर भी टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क था। सर्दियां आई, पोलर बियर कह रहा है कि भाई अब बहुत ठंड हो रही है, अब मुझसे रेगुलेट नहीं हो रहा। पोलर बियर से रेगुलेट जब नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं माइग्रेट कर जाओ, वहां से चले जाओ, वहां से आ सकता बेचारे कि आपने अपने एलेंस रूल में पिछली क्लास में पढ़ा था, उसकी तो छोटी छोटी टांगे छोटी छोटी बाजू होती हैं, तो वो तो बर्ड्स तो उड़ के आ गई, वो चल के कहाँ आ जाएगा, कहाँ से कहाँ आ जाएगा, वो चल के इक्वेटर पे आ जाएगा? नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए माइग्रेट करना, तो ना वो उड़ सकता है, और चल के आना तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो वैसे ही सर्दियां खत्म हो जाएंगी और वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा दूसरी जगहों पे, रहना भी उसको वहीं पे है, ठंड भी उसको बहुत लग रही है, माइग्रेट भी नहीं कर सकता है वो, बताओ अब क्या करे? वो क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो भी काम चल रहा है उसको वहीं पे रोक देता है। वो बोलता है कि इससे ज्यादा काम अब मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर दूंगा, रोक लगा दूंगा उन पे, और एक लंबी स्लीप ले लेता है। विंटर्स में दैट पर्टिकुलर पोलर बियर गोज टू स्लीप, और उस विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, उस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। दोबारा से जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वो दोबारा से अपने फंक्शंस करने लग जाएंगे। तो सस्पेंशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है इट सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। जब कंडीशन बहुत खराब है, जब कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने खराब कंडीशंस के अंदर अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी उसको क्या कर लिया बच्चों, उसको उन्होंने रोक दिया। ठीक है, तो विंटर स्लीप, पहले तो हम बात करेंगे विंटर स्लीप की। विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। अगर कोई सर्दियों में सो रहा है, सर्दियों में सस्पेंड कर लिया है, उसको बोलेंगे हाइबरनेशन, जैसे कि पोलर बेयर ने किया। कुछ लोग बहुत गर्मी वाली जगहों पे रहते हैं, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर स्लीप पे चले जाते हैं। दोज हु वेंट टू समर स्लीप, summer sleep is known as estivation, winter sleep hibernation, summer sleep is estivation। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कभी भी स्लीप पे चले जाते हैं। some can suspend in any season, some can suspend any time, और ऐसा करने को क्या कहा जाता है, ऐसा करने को बच्चा डायपॉज कहा जाता है। कौन है जो ऐसा करते हैं, जू प्लैंक्टन्स करते हैं ऐसा। जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं हमने सर्दियां गर्मियां नहीं देखनी, हमने तो देखना है जब हमें कंडीशन ठीक नहीं लगी हम क्या करेंगे, वी गो टू स्लीप, वी सस्पेंड आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड दे आर नोन, दिस स्टेज इज नोन एज डायपॉज, पॉज लगा दिया उन्होंने। ठीक है, अब जिस भी कंडीशन पे रह रहे हैं, जिस भी कंडीशन पे रह रहे हैं, उस कंडीशन के हिसाब से खुद की बॉडी को चेंज करना। जिस जगह पे आप रह रहे हो वहां की कंडीशन के हिसाब से खुद को चेंज करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडेप्टेशन, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। ठीक है, देखो बताती हूँ आपको डेफिनेशन, देखो तो पहले आप हाईलाइट से, हाईलाइटर यूज करते हैं हम। ये अडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या ऐसा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है उसका, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या फिर बिहेवियरल हो सकता है। तो बच्चा एडेप्टेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म का ऐसा एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट जो है मैंने आपको बोला, इट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल चेंज, या फिर इट कैन बी बिहेवियरल चेंज, जो कि उसको हेल्प कर रहा है, दैट इनेबल्स मतलब हेल्प कर रहा है that particular organism to survive and reproduce successfully in its habitat। एक ऑर्गेनिज्म को जो अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसी जगह पे कोई रहता है उसी के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है। एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब आपने सुना होगा, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू,
अगर आप रोम में गए हो तो रोमन्स जैसा कर रहे हैं वैसा ही करो। इसका मतलब जैसी जगह है उसके हिसाब से खुद को चेंज करो, क्योंकि अगर आप जगह के हिसाब से खुद को चेंज ना कर पाए तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो वो चेंजेस, वो एट्रीब्यूट्स जो एक ऑर्गेनिज्म ने अपनाए, वो मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर बिहेवियरल हो सकते हैं, उन एट्रीब्यूट्स ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हेल्प किया कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे सरवाइव कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं एडेप्टेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है कैंगरू रैट का। कैंगरू रैट जो है भाई वो डेजर्ट एरिया में रहता है। अब डेजर्ट एरिया में आपको पता है क्या प्रॉब्लम? कैंगरू रैट कहाँ रह रहा है? डेजर्ट एरिया में रह रहा है। और डेजर्ट एरिया में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे पानी की कमी है। अब कैंगरू रैट विजिट करेगा, मुझे तो पानी पीना है, पानी पीना है, पानी है ही नहीं, तो कैंगरू रैट को मरना पड़ेगा। कैंगरू रैट ने क्या किया? अपनी पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एडेप्टेशंस लाई। पहली बात तो वो पानी बहुत कम पीने पे आ गया। हमने कैंगरू रैट को पूछा कि आप बिना पानी के जी कैसे रहे हो? उसने बोला कि जब मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है, तब रिलीज होता है वाटर। आपने रेस्पिरेशन की इक्वेशन देख, पता है आपको रेस्पिरेशन की इक्वेशन? ऑब्वियसली आपको पता है ना, 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, अभी तक तो पता होनी चाहिए। इट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to release carbon dioxide, water and energy। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी है टू रिलीज CO2 H2O एंड एनर्जी, ये सब होगा रिलीज। तो भाई ये जो H2O है जो कि ऑक्सीडेशन से, जो कि रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हुआ, दिस H2O इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। ये जो वाटर है जो ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हुआ है, इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। और ये जो मेटाबॉलिक वाटर है वो इसी से अपनी बॉडी की कंडीशंस को, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत बड़ा एडेप्टेशन है कि उसने पानी पीना छोड़ के ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से जो वाटर मिल रहा है उसी से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा अमाउंट जो है वाटर का जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो कैसे वेस्ट हो रहा है? इट इज वेस्टेड एज, या फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वो जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में वेस्ट होता है। तो इसने क्या किया? इसने यूरिन को क्या कर लिया? इसने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया। बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आता है, वेस्ट निकल जाते हैं, बट वाटर का जो वेस्टेज है वो नहीं होता। तो इस तरह से कैंगरू रैट ने डेजर्ट कंडीशंस में खुद को सरवाइव करने के लिए तैयार किया, यानी कि अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लाई। बताओ, ये वाली एडेप्टेशन समझ में आई? तो बच्चा ये जो एडेप्टेशन मैंने आपको कराई ये तो थी कैंगरू रैट की एडेप्टेशन। ठीक है, और भी तो लोग रहते हैं गर्म एरियाज में, रहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स रहते हैं। भाई जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो कि डेजर्ट में रह रहे हैं, वो कैसे खुद को वाटर स्ट्रेस से बचाएंगे? तो वाटर स्ट्रेस का ये एडेप्टेशन किसका था? दिस वॉज एन एडेप्टेशन ऑफ वाटर स्ट्रेस। पानी की कमी हो गई है भाई, प्लांट भी तो रहते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में, तो प्लांट ने क्या किया? बड़े सारे चेंजेस लाए। बताओ कुछ, बताओ जो डेजर्ट में प्लांट्स रहते हैं उनकी खास बात बताओ। प्लांट्स ने सोचा कि हमारा जो पानी है, बहुत सारा पानी जो है वो तो वेपर्स की फॉर्म में लूज हो रहा है। वाटर इज ट्रांसपायर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो वो वेपर्स की फॉर्म से रिलीज कहाँ पे हो रहा है? लीव्स। लीव्स का सरफेस है ना, सरफेस एरिया अच्छा खासा फ्लैट है लीव, तो यहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो ट्रांसपायर हो रहा है। उसने बोला लीव की वजह से मेरा इतना पानी वेस्ट हो रहा है, मैं लीव को खत्म ही कर लूंगा। उसने लीफ ही गायब कर दी। लीफ जो है दे आर changed, they are converted into spines। just a second, तो हम बोलेंगे leaves are reduced to spines। लीव्स किस में चेंज हो गई है? स्पाइन्स में चेंज हो गई है। क्यों? टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो ना हो पाए। तो फिर भाई अगर लीव्स ही ना रही, लीव्स तो आपने इसलिए हटा दी कि ट्रांसपिरेशन की कमी हो जाए, तो पानी का लॉस बच जाए, है ना। तो अगर लीव्स ही उड़ा दी आपने तो खाना कौन बनाएगा? बताओ, खाना कहाँ से बनेगा? लीव्स तो है ही नहीं।
इन्होंने अपनी स्टेम्स को ग्रीन कर लिया, स्टेम्स आर ग्रीन टू मेक फूड, क्योंकि अब लीव्स खाना नहीं बना सकती, क्योंकि लीव्स खाना बनाते वक्त बहुत पानी वेस्ट करती हैं, ठीक है। स्टेम्स जो है वो ग्रीन है खाना बनाने के लिए। उसके बाद आपको पता है जो स्टोमेटा होते हैं वो जनरली दिन में खुलते हैं, बट इन प्लांट्स के स्टोमेटा जो है, दीज स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट। जनरली तो स्टोमेटा दिन में खुलते थे, ये रात को खुलते हैं, इनको बोलते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटास। क्या बोला इनको? इनको स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा बोला, ठीक है। लीव्स जो है वो रिड्यूस होके छोटी सी हो गई, स्पाइन्स बन गए, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाई, ठीक है। स्टेम्स जो है वो ग्रीन हो गई ताकि वो खाना बना सके। स्टेम्स जो है वो स्टोमेटा जो है सॉरी वो रात को खुलते हैं, इनको हम स्कोटोएक्टिव स्टोमेटास कहते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में आपने एक इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ा था, उसका नाम था कैम पाथवे। ये जो प्लांट्स हैं बच्चा, ये कैम पाथवे शो करते हैं। कैम पाथवे के कारण ही तो इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं। और भी हैं। इन प्लांट्स के बाहर जो क्यूटिकल है वो थिक है, बहुत ही थिक मोटा क्यूटिकल इन्होंने बनाया ताकि ट्रांसपिरेशन का लॉस ना हो। तो देखा आपने, ये जो प्लांट्स हैं इनके पास थिक क्यूटिकल है, कैम पाथवे है, रात को खुलने वाले स्टोमेटा है, लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन लॉसेस को बचाने के लिए खत्म हो चुकी है। आपकी बात स्टेम ही खुद को क्या कर चुकी है? ग्रीन कर चुकी है। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये अडेप्टेशन प्लान्स का समझ में आया? समझ में आ गया सबको ये अडेप्टेशन प्लान्स का? चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। देखो ये तो हो गया भाई, कंडीशन बहुत गर्म थी, पानी की कमी थी, प्लांट्स ने क्या चेंजेस लाए, एनिमल ने क्या चेंजेस लाए। अब आ जाओ ठंड में। ठंड में तो हमने पिछली क्लास में एलेंस रूल करा। एलेंस रूल क्या कहता था कि ठंड में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमने पोलर बेयर ड्रॉ भी किया था, उनके कान भी छोटे छोटे होते हैं, बाजू भी छोटी छोटी होती है, और टांगे भी बहुत छोटी होती हैं, लिम्स और ईयर्स उनके छोटे होते हैं। क्यों? That is to minimize the surface area, to minimize the heat loss. ठीक है, ताकि हीट लॉस कम हो। हीट लॉस कम होगा ना अगर एरिया कम होगा तो। उसके अलावा बच्चों इन्होंने क्या किया होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो लेयर है उसके, अपनी स्किन के नीचे ये जो लेयर है इसका नाम है ब्लबर। ब्लबर है। ब्लबर क्या चीज है? ब्लबर एक फैट की लेयर है। ब्लबर इज अ लेयर ऑफ फैट। तो देखो यहाँ पे देखो, ये पोलर एनिमल्स जो है, पोलर एनिमल्स जो है लाइक सील्स हैव ब्लबर, फैट की लेयर है बिलो देयर स्किन। अपनी स्किन के नीचे इन्होंने एक मोटी फैट की परत रखी हुई है ताकि हीट का लॉस ना हो, क्योंकि ये जो ब्लबर है, दिस ब्लबर इज अ इंसुलेटर, जो कि हीट को पास नहीं करने देगा। तो ये बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगा। पहला था अपनी टांगे और बाजुएं और अपने कान इन्होंने छोटे छोटे रखे हैं। दूसरा है इनकी बॉडी की जो एपिडर्मिस है, स्किन है, उसके नीचे मोटी सी थिक सी लेयर है ब्लबर की, विच इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, और ये जो इंसुलेटर है ये हीट का लॉस नहीं होने देता, ठीक है। देन burrowing habit of some animals to escape from heat. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बरो में छिप जाते हैं। बरो मतलब कि वो एक छोटी सी जैसे केव सी नहीं होती है, जैसे गुफा सी नहीं होती है, मिट्टी खोद के वो एक छोटा सा होल सा बना लेते हैं, बरो सी बना लेते हैं, और उस बरो के अंदर घुस जाएंगे। क्यों घुस रहे हैं उस बरो के अंदर? ताकि उनको गर्मी ना लगे। ये कैसा कैरेक्टर है, ये बिहेवियर है उनका। इसमें बॉडी में कोई चेंज नहीं आया। जब ठंड लग रही है तो बाहर धूप में आ जाओ, जब गर्मी लग रही है तो अपने बरो में घुस जाओ, ठीक है। उसके बाद ये किसका था बच्चा? ये किसका था? ये तो था हीट से बचने के लिए, ठीक है। ये दोनों जो थे ये कोल्ड से बचने के लिए थे। नाउ दिस वन इज द रीजन, ये है एल्टीट्यूड सिकनेस का। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस? एल्टीट्यूड यानी कि जब आप पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में जाते हैं आप लोग घूमने वगैरह, हम लोग जाते हैं ना समर वेकेशन विंटर वेकेशन में। तो लेट्स से हम लोग पहाड़ों में गए हैं, तो पहाड़ में जब पहुंचे, लद्दाख पे जब पहुंचे, तो वहां जाके हाई एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड यानी कि
धरती से कितनी ऊंचाई है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई है, तो वो ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ जब, तो ऊपर जाके कैसा हुआ, आप सबने सुना होगा कि ऊपर वाली जगहों पे जब आप चले जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन पहाड़ों में कम है, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, यानी कि आपका ब्रीदिंग रेट तेज हो गया, आप तेज तेज सांस ले रहे हो, बार बार सांस ले रहे हो, है ना, तेज तेज आपका सांस लेते हो, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जो क्या बोलते हैं, वॉमिट जैसा सेंसेशन होता है, यानी कि नोजिया होने लग जाता है। तो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस, पहाड़ों पे जाके जो सिकनेस होती है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले नोजिया, नोजिया यानी कि अर्ज टू वॉमिट, वॉमिट जैसा लगता है। फिर इसके अलावा जो होता है ब्रीदिंग रेट, वो तो चलो ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा हो जाता है, जोर जोर ज्यादा ज्यादा सांस लेने लग जाते हो, वॉमिट जैसा होने लग जाता है, डिजीनेस, सुस्ती हो जाती है, बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है, क्यों हो रही है सब कुछ, इतनी सुस्ती क्यों पड़ जाती है आपको, भाई जब आप ऊपर गए, ऑल्टीट्यूड हाई पे गए, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी थी। अब ऑक्सीजन जो है वही तो खाने को तोड़ के, वही तो रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आप चले गए हो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, ऑक्सीजन वहां पे है नहीं है, जब वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो आपका जो डाइजेशन डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा, दैट मींस एनर्जी नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो खाना टूटता है टू रिलीज एनर्जी, नो ऑक्सीजन नो एनर्जी, एनर्जी नहीं है तो फिर आपको डिजीनेस ही फील होगी, सुस्ती ही आएगी, स्लीपी ही फील होगा, हाँ, खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो फिर आपको वॉमिट जैसा ही फील होगा। तो फिर बॉडी कुछ टाइम बाद उस हाई ऑल्टीट्यूड में रहना भी सीख जाती है। बॉडी उस हाई ऑल्टीट्यूड में रहना कैसे सीख गई, बॉडी ने क्या किया, बोला ऑक्सीजन की कमी है ना, मैं क्या करूंगी, अपने रेड ब्लड सेल्स को बहुत बढ़ा लूंगी। होता क्या है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं, हमारे आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, इसी के साथ जुड़ती है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसने आरबीसी बढ़ा लिए, जितने ज्यादा आरबीसी होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ लाएंगे, तो ज्यादा आरबीसीज आ जाते हैं नंबर में, ताकि किसी तरह से ऑक्सीजन को पकड़ के लाया जा सके। तो आरबीसीज का काउंट इंक्रीज कर लिया, हीमोग्लोबिन जो है, एचबी जो है, एचबी की जो अफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन, इट डिक्रीजेस। वो कह रहा है हीमोग्लोबिन आपने फटाफट से ऑक्सीजन को छोड़ देना है, हीमोग्लोबिन को क्या बोला गया कि ऑक्सीजन से जो एफिनिटी है वो बहुत कम कर दो, फटाफट से उसको छोड़ के आते रहो बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं कि आप पकड़ के रख रहे हो, बॉडी को मिल ही नहीं रही। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो गई, आरबीसी का जो काउंट है वो ज्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन का काउंट भी ज्यादा हो गया, और ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा हो गया, जितनी ज्यादा सांस लोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। तो ये सारी जो अडेप्टेशंस ऊपर जाके आप करते हो, दिस इज ड्यू टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। तो आपने देख लिया ऑल्टीट्यूड सिकनेस से कैसे बचना है, ठंड में कैसे बचना है, ब्लबर है, शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स है, गर्मी में एनिमल्स जैसे कि कैंगरू रैट, उसने क्या किया, वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स कर ली, उसके अलावा यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म भी करते हैं ये, समझना वो क्या होता है, आपने सांस ली, आप जब ब्रीद इन कर रहे हो तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर गई, नहीं, ऑक्सीजन, CO2, अदर गैसेस, वाटर वेपर्स, बहुत सारा कुछ आपके अंदर जा रहा है, बट हमारी बॉडी रखती क्या है, सिर्फ जो ब्लड आ रहा है, जो हीमोग्लोबिन आ रहा है, वो पकड़ किसको रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को, बाकी जो भी चीजें हैं लाइक CO2, लाइक वाटर वेपर्स, लाइक अदर गैसेस, उनको कर दिया जा रहा है एक्सेल, क्या कर दिया जा रहा है उनको, एक्सेल यानी कि बाहर निकाला जा रहा है। बट काउंटर करंट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ जो पानी था, जो वाटर वेपर्स थे, उनको भी वहीं रख लिया गया ताकि पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन हमने सस्पेंशन, माइग्रेशन, कन्फर्म, रेगुलेशन, ये सब कुछ देख लिया। अब ये सर्दी गर्मी पानी की कमी, इन सब का एडेप्टेशन तो हमने देख लिए। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, वो है आर्के बैक्टीरिया का। तो वेट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, जो आर्के बैक्टीरिया है, देखो
जो आर्के बैक्टीरिया है, आर्के बैक्टीरिया पता है आपको? आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच सर्वाइव इन, आर्केबैक्टीरियाज आर दोज विच कैन टॉलरेट स्ट्रेस कंडीशंस, बहुत ही गंदी कंडीशंस होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है उस पर्टिकुलर जगह पे, उसमें भी ये सरवाइव कर जाती हैं। ये कैसे सरवाइव कर पा रही हैं? हाउ कैन दीज आर्केबैक्टीरिया टॉलरेट सच स्ट्रेच कंडीशंस? बड़ी ज्यादा ठंड है, बर्फ के नीचे, अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जिंदा है, फ्रीजर में जिंदा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट स्प्रिंग्स पता है आपको? गर्म पानी के चश्मे जैसे मणिकरण में होते हैं, गर्म पानी आता है जमीन के अंदर से, उबलता हुआ खौलता हुआ, 100 डिग्री से भी ज्यादा गर्म होता है पानी, उसमें भी आर्के बैक्टीरिया जिंदा रह रहे हैं। मीथेन है बहुत ज्यादा, इतनी पॉइजनस गैस है, उसमें भी आर्के बैक्टीरिया जिंदा रह रहे हैं। तो ये आर्के बैक्टीरिया जिंदा रह कैसे रहे हैं? द रीजन बिहाइंड देयर the adaptation to live in stressful condition is their cell wall, a different structure of their cell wall and a different structure of their cell membrane. Cell membrane का क्या structure है बच्चा? जनरली जो सेल मेम्ब्रेन है ना, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर की बनी है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, बट इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। जनरली बनी होती है बायलेयर की, यानी कि 2 फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है, और इसमें बनी हुई है मोनोलेयर की, यानी कि फॉस्फोलिपिड की एक लेयर। जनरली सेल वॉल जो है वो नाग और नाम की बनती है बैक्टीरिया में। नाग स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके केस में नाग तो है बट नाम नहीं है, नाम की जगह इट हैज नैट। व्हाट इज नैट? इट इज एन एसिटाइल टैलोसाम्यूरामिक एसिड। समझ में आया? समझ में आया किस तरह से अलग अलग जगहों पे सरवाइव कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि बताओ आर्के बैक्टीरिया कैसे सरवाइव करता है। तो आपने बताना है कि आर्के बैक्टीरिया का सर्वाइवल जो है उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। सेल वॉल जो है नाग और नाम की जगह नाग और नैट से बनी है। सेल मेम्ब्रेन अब की बार फॉस्फोलिपिड बायलेयर से ना बन के फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर से बनी है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे। एडेप्टेशंस हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, वी विल बी मूविंग ऑन टू द सर्टेन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तब तक आप ये रिवाइज जरूर कर लेंगे बच्चा। इट इज लाइक अ स्टोरी, रीड करनी है आपको सिर्फ एनसीईआरटी और आपको समझ आते जाएंगे। ऑल राइट, दैट इज इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।